स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिस्ट्री प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम मुग़ल साम्राज्य में कृषि समाज का अध्ययन करेंगे, जो कि लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंतर्गत का टाइम पीरियड होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 16वीं व 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान की करीब कितने फीसदी यानी परसेंटेज आबादी गाँव में रहती थी? ऑप्शंस देखते हैं। 75%, 80%, 85% या फिर 90%। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 85%। अगला क्वेश्चन नंबर 2। 16वीं व 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के कृषि इतिहास को समझने के लिए मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? ऑप्शंस देखते हैं। किसानों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, मुग़ल दरबार की निगरानी में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मुग़ल दरबार की निगरानी में लिखे गए ऐतिहासिक व ग्रंथ व दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 3। मुग़ल काल में आइन-ए-अकबरी नामक ग्रंथ का लेखन किसने किया? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शंस देखते हैं। फैजी, अबुल फजल, इब्न बतूता या फिर अल-बिरूनी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अबुल फजल। इब्न बतूता अगर आपको याद हो तो इसने रिहला नामक ग्रंथ की रचना की है अरबी भाषा में, और अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है, और ये भी जो है अरबी भाषा में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मुग़ल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसके लिए आमतौर पर रैयत यानी जिसका बहुवचन होता है रियाया, मुजरियन या आसामी शब्द का प्रयोग करते हैं? यानी कि जो मुजरियन और आसामी शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? किसान, सैनिक, ज़मींदार या फिर राजा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है किसान। क्वेश्चन नंबर 5। तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना किसने की? वेरी इम्पोर्टेंट। ऑप्शंस देखते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। अगला क्वेश्चन। खुद काश्त किसे कहते हैं? यानी खुद काश्त। ऑप्शंस देखते हैं। वे किसान जो अपने गांव में रहकर अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। अगला ऑप्शन, वे किसान जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते हैं। ऑप्शन 3, वे सैनिक जो घोड़े और हथियार की व्यवस्था स्वयं करते हैं। वे सैनिक जिनके लिए घोड़े व हथियार की व्यवस्था सुल्तान द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वे किसान जो अपने गांव में रहकर अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। यानी वे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन होती है खेती करने के लिए, वो होते हैं खुद काश्त। क्वेश्चन नंबर 7। किसान अपनी मर्जी से पाही काश्त क्यों बनते थे? ऑप्शंस देखते हैं। कर की शर्तें दूसरे गांव में बेहतर मिले तो, अपने गांव में अकाल पड़ने पर, अपने गांव में भुखमरी होने पर व आर्थिक परेशानी होने पर। तो ऑप्शंस अगला ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। तो पाही काश्त जो होता है वो खुद काश्त जो हमने पीछे देखा है, खुद काश्त जो पिछला क्वेश्चन था। तो खुद काश्त का मतलब ये होता है किसान की खुद की ज़मीन होती है, किसान के पास क्या होती है? खुद की ज़मीन। लेकिन जो पाही काश्त है उसमें किसान के पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, खुद की ज़मीन नहीं होती है। ये इसमें अंतर है। ये दूसरों से ज़मीन बटाई पर लेते हैं और ये मुख्यतः
दूसरे गांव में खेती करते हैं, अपने खुद के गांव में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, चावल की खेती कितनी बारिश वाले इलाकों में की जाती है? ऑप्शंस देखते हैं। 30 इंच या उससे अधिक बारिश वाले इलाकों में, 40 इंच या उससे अधिक बारिश वाले इलाकों में, 20 इंच या उससे अधिक बारिश वाले इलाकों में, या फिर 10 इंच या उससे अधिक बारिश वाले इलाकों में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 40 इंच या उससे अधिक बारिश वाले इलाकों में, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी की अधिक मात्रा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, लाहौर और दीपालपुर में लोग रहट के माध्यम से सिंचाई करते हैं, ऐसा किसने कहा? ऑप्शंस देखते हैं। आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने, बाबरनामा में बाबर ने, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाबरनामा में बाबर ने। आप इनको भी याद रखना है कि आइन ए अकबरी, अबुल फजल, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। हर क्वेश्चन में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, बाबरनामा के अनुसार आगरा, चांदवर और बयाना में लोग सिंचाई कैसे करते थे? ऑप्शंस देखते हैं। रहट के माध्यम से, बाल्टियों के माध्यम से, घड़े के माध्यम से, नहर के माध्यम से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बाल्टियों के माध्यम से। रहट के माध्यम से सिंचाई लाहौर और दीपालपुर, कौन? दीपालपुर, ये दोनों किस में है? पाकिस्तान में है। तो बाबर के अनुसार इन दो जगह पर रहट के माध्यम से सिंचाई होती थी। आप क्वेश्चन लगाने के लिए एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन यानी आंसर लगाइए क्वेश्चन पढ़कर, फिर उसको चेक कीजिए और जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत तंबाकू सर्वप्रथम कहाँ पर आई? यानी भारत में, आप इधर में लगा लें, तो भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कहाँ पर आई? ऑप्शंस देखते हैं। दक्कन में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, या फिर पश्चिमी भारत में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्कन, यानी सदर्न, दक्षिणी भारत, क्योंकि पुर्तगाली जो है सर्वप्रथम कालीकट में पहुँचे थे, जो कि केरला में वास्को डी गामा 1498 में आते हैं भारत, और पुर्तगाली ही भारत में तंबाकू की खेती शुरू करते हैं। तो दक्षिण भारत से फिर उत्तरी भारत में आती है। क्वेश्चन नंबर 12, 17वीं शताब्दी में अकबर और उसके अभिजातों ने सर्वप्रथम तंबाकू कब देखा? ऑप्शंस देखते हैं। 1556 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1604 ईस्वी, या फिर 1605 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1604 ईस्वी। 1556 में अकबर का राज्यारोहण होता है। क्या होता है? अकबर का राज्यारोहण, यानी अकबर शासक बनता है। और 1575 में कुछ खास है नहीं, 1605, क्योंकि इसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की है, ये है, लेकिन आपके इतने ज़रूरी नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था को 1575 में अकबर शुरू करते हैं। थोड़ा है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में इसमें भी। और 1604 ईस्वी में तो ये हो ही गया इसका उत्तर कि अभिजातों ने सर्वप्रथम तंबाकू देखी 1604 में, और 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को याद करते हैं, इनको समझते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ये जो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर, लेकिन यह खुद तंबाकू का सेवन करता था। क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब में शाह नहर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? ऑप्शंस देखते हैं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां। तो शाह नहर, शाहजहां, नाम से जाहिर हो रहा है, मैचिंग है, राइमिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल प्रांत आगरा में कितने किस्म की फसलें उगाई जाती थी? ऑप्शंस देखते हैं। 39, 43, 50, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है
वो है ऑप्शन नंबर 1 39। तो मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। 43 क्या है फिर? 43 किस्म की जो फसलें हैं वो दिल्ली में उगाई जाती थी। कहाँ पर? दिल्ली में। और 50 जो है तो 50 प्रकार या 50 किस्मों के चावल की खेती कहाँ पर होती थी? बंगाल में। चावल की खेती बंगाल में होती थी। अगला क्वेश्चन, जिन्स ए कामिल, इसको आप लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर सकते हैं। तो जिन्स ए कामिल क्या है? सर्वोत्तम व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, सरसों और दलहन। अगला ऑप्शन, गेहूं की फसल, जवार की फसल, चावल की फसल। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर 1, सर्वोत्तम व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास, तिलहन और दलहन। ये सारी की सारी व्यापारिक फसलें होती थी। व्यापारिक फसलें जिनसे आपको क्या है, बेचने से आपको रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे। यानी रेवेन्यू का मतलब कि आपको नकद आमदनी होती थी, नकद आमदनी होती थी इससे। इसलिए इन फसलों को क्या कहा गया? जिन्स ए कामिल, सर्वोत्तम व्यापारिक फसलें। अगला क्वेश्चन, 40 इंच या उससे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में कौन सी फसल की खेती होती थी? ऑप्शंस, गेहूं की, जवार की, बाजरा की या फिर चावल की। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसकी स्पीड को 1.25 या 1.50 तक करके देख सकते हैं। बाबर के अनुसार रहट से खेती निम्नलिखित में से किन इलाकों में की जाती थी? तो रहट एक सिंचाई का यंत्र था जिसके माध्यम से कुओं से पानी निकाला जाता था और वो जो पानी फिर एक चैनल के माध्यम से, एक नाली के माध्यम से खेत में ले जाकर सिंचाई की जाती थी। ऑप्शंस देखते हैं, लाहौर, दीपालपुर, आज का पाकिस्तान, आगरा, चांदवर और बयाना। इसका जो सही उत्तर है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लाहौर, दीपालपुर, आज का पाकिस्तान। अब देखते हैं आगरा, चांदवर और बयाना क्या है। तो इसमें जो खेती होती थी, सिंचाई होती थी, वो बाल्टियों के माध्यम से होती थी। किसके माध्यम से? बाल्टियों के माध्यम से। क्वेश्चन इस प्रकार से फॉर्मेट किए गए हैं कि आप एक बार इनको पढ़ के पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन आराम से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण समुदाय 3 घटकों से मिलकर बनता था, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, खेती और किसान, पंचायत, गांव का मुखिया जिसको मुकद्दम या मंडल कहते थे, फौजदार। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, फौजदार। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फौजदार 3 घटकों, जो घटक थे ग्रामीण समुदाय के, उसमें नहीं था। खेती और किसान थे, पंचायत थी और गांव का मुखिया मुकद्दम या मंडल होता था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, हलाल खुरान, मुसलमान समुदाय में नीच कामों से जुड़े समूह, इसको आप काट दें ऐसे, समूह जो गांव की हदों यानी जो बाउंड्री होती थी गांव की, उससे बाहर ही रह सकते थे, वो होते थे हलाल खुरान। मल्लाहजादाओं, नाविकों के पुत्र जिनकी तुलना दासों से की गई है यानी स्लेव से। ऑप्शन नंबर 3, गांव में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे समूह की थी जिनको नीच समझे जाने वाले काम ही करने पड़ते थे, जबकि खेती लायक ज़मीन की कोई कमी नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4, खेती व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं थी तथा ज़मीन को खरीदा व बेचा नहीं जा सकता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी सारे इसमें सही है, आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। हलाल खुरान क्या होता है कि मुसलमान समुदाय में नीच कामों से जुड़े समूह जो गांव की हदों से बाहर ही रह सकते थे। मल्लाहजादे, नाविकों के पुत्र जिनकी तुलना दासों से की जाती है। और गांव में क्या कि बहुत बड़ी मात्रा जो तादाद है ऐसे समूह थी जो नीच काम करते थे, लेकिन खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध थी, लेकिन इनको यही काम करने पड़ते थे। लेकिन जो खेती, ऑप्शन नंबर 4 है, गलत क्यों है कि खेती व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं थी तथा ज़मीन को खरीदा व बेचा नहीं जा सकता था। ये यहाँ से नहीं आप काट दें तो सही हो जा सकता है।
हो जाता है, क्योंकि जो आइन अकबरी है उसमें अबुल फजल ने बोला है कि खेती व्यक्तिगत मिल्कियत थी और ज़मीन को किसान खरीद व बेच सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल की ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्राम पंचायत के बारे में जो गलत कथन है उसको हमें चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। इसका गठन गांव के ऐसे बुजुर्गों द्वारा होता था जिनके पास संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। अगला ऑप्शन, ग्राम पंचायत के मुखिया मुकदम या मंडल का चुनाव बुजुर्गों की सभा द्वारा होता था तथा वे उसको हटा भी सकते थे। ऑप्शन नंबर 3, मुखिया का मुख्य कार्य गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना, इसमें इसकी सहायता पंचायत पटवारी करता था। ऑप्शन नंबर 4, ग्राम पंचायत में नीच काम करने वाले तथा खेतीहर मजदूरों का वर्चस्व था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये सही नहीं था क्योंकि इनका वर्चस्व नहीं होता था। ग्राम पंचायत में नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों का वर्चस्व नहीं होता था, तो ये इसमें होता था, तो इसलिए गलत है। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है और इनका भी वर्चस्व नहीं होता था। ये करने पर ये 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए गलत है क्योंकि इसमें है होता था। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायत के कुछ कार्य दिए गए हैं, उनमें जो सही नहीं है, उसका कार्य नहीं है, उसको हमें चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंतर्गत रहें, यह सुनिश्चित करना। ओके। अगला ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि विवाह अपनी जाति के ही अंतर्गत हो रहे हैं। जातिगत रिवाज की अवहेलना करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना तथा उन्हें समुदाय से बाहर निकालना। अगला ऑप्शन, नीच या नीचे समझे जाने वाले कार्य करने वाले तथा खेतीहर मजदूरों के हितों की रक्षा करना, तो सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नीच या नीचे समझे जाने वाले कार्य करने वाले तथा खेतीहर मजदूरों के हितों की रक्षा करना इसका कार्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था। बाकी सारे ऑप्शन एकदम सही है। महाराष्ट्र में मिरास या वतन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में मिरास या वतन क्या है? गांव के दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली ज़मीन का टुकड़ा। दस्तकार वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कोई बढ़ई का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई कुम्हार का काम करता है और कोई मृत पशुओं को गांव में उठाने का काम करता है। तो ये सारे काम क्या नीच काम माने जाते थे, तो उसको जो करते थे उनको दस्तकार बोलते थे। और इसलिए हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ना कि इनका वर्चस्व ग्राम पंचायत में नीच काम करने वाले था, खेती और मजदूरों का वर्चस्व था, नहीं, इनका वर्चस्व नहीं होता था। तो ये जो दस्तकार हैं मिरास या वतन कौन से हैं? तो देखते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि मिरास या वतन क्या है? ये होते हैं गांव के दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली ज़मीन का टुकड़ा। तो ये जो गांव की सेवा करते थे, कोई बढ़ई लोहार कुम्हार का काम करते थे, उनको क्या करते थे, कुछ ज़मीन दे देते थे गांव में अपने उनके पालन पोषण के लिए, उसको कहते थे मिरास या वतन ज़मीन। अगला क्वेश्चन, जजमानी प्रथा क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में बंगाल के जमींदारों द्वारा दस्तकारों को रोज़ का भत्ता व खाने के लिए नकदी देना। गाँव के दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले दी जाने वाली ज़मीन का टुकड़ा। ग्राम पंचायत के मुखिया की व्यक्तिगत ज़मीन, पंचायत के पटवारी की ज़मीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1। 18वीं शताब्दी में बंगाल के जमींदारों द्वारा दस्तकारों को रोज़ का भत्ता व खाने के लिए नकदी देना। और इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये तो हो गया मिरास या वतन, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है। क्वेश्चन नंबर 25, 17वीं शताब्दी में गाँवों में मुद्रा की हेरफेर करने वाले सर्राफों यानी बैंकर्स के बारे में किस यूरोपियन ने उल्लेख किया है? ऑप्शंस देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर, जयां बैप्टिस्ट टैवर्नियर, डोमिंगो पेस या फिर बारबोसा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जयां बैप्टिस्ट टैवर्नियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था
जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे तथा कर अदा करने से मुकर जाते थे। यह किसने कहा? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बाबर ने। यह बात बाबर ने बाबरनामा में कही है, बाबरनामा में। अगला क्वेश्चन, अहोम कहाँ के कबीलाई राजा थे? यानी ट्राइबल, कबीलाई का मतलब होता है जनजातीय, ट्राइबल राजा थे अहोम। तो अवध के थे, महाराष्ट्र के, असम के या फिर सिंध के? तो इसका जो सही उत्तर है वह कि ये असम के थे। और ये जो है एक इनका जो अपना एक अधिकार बना रखा था कि जंगल से हाथी पकड़ने का अधिकार, केवल जंगल से हाथी पकड़ने का इनका एकाधिकार था, इनका एकाधिकार। और विभिन्न जो उस टाइम साम्राज्य थे, राजा थे, वो इनसे हाथी खरीदते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। सनद, राजा द्वारा जारी किया गया राजादेश। पेशकश, राजा को दी गई भेंट। मीरास या वतन, गांव के दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले दी गई जमीन का टुकड़ा। नजराना, बादशाह द्वारा महातत्त राजाओं को दी गई भेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी, नजराना। ये बादशाह द्वारा मातहत राजाओं को नहीं दी जाती थी, मातहत राजाओं द्वारा बादशाह को दी जाती थी, इसलिए उल्टा होने के कारण ये गलत है। बाकी ये सारे के सारे सनद, पेशकश, मीरास या वतन ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद क्या थी? तो ऑप्शंस देखते हैं। जजिया कर, व्यापार कर, भू राजस्व कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भू राजस्व कर। यानी मुगल साम्राज्य में जो संपत्ति या धन आवक का जो सबसे बड़ा स्रोत जो था वो था भू राजस्व कर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जमा, निर्धारित की गई राजस्व रकम, कि हमें एक साल में किसी क्षेत्र से कितना राजस्व इकट्ठा करना है, वो निर्धारित की गई राजस्व रकम है। जमा, हासिल, सचमुच वास्तव में वसूली गई राजस्व रकम जितने की उगाई सरकार कर पाती है। अमिल गुजार, राजस्व संग्रहण अधिकारी जो कर उगाही का काम करता था। और ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अमीन का मुख्य कार्य क्या होता था? तो अमीन नाम का एक अधिकारी होता था, उसका मुख्य कार्य हमें देखना है। ऑप्शंस देखते हैं। लोगों के धार्मिक जीवन को ऊंचा उठाना, यह सुनिश्चित करना कि प्रांतों में राज्य के नियम कानून का पालन हो रहा है, लोगों को खेती के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों की शासन में भागीदारी बढ़ाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यह सुनिश्चित करना कि प्रांतों में राज्य के नियम कानून का पालन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर ने राजस्व संग्रहण की ज़मीनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? ऑप्शंस देखते हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 4 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 पोलज, नंबर 2 परोती या फिर परती, नंबर 3 कौन सी है? चच्चर, नंबर 4 बंजर। तो ये 4 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के द्वारा किए गए भूमि वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन गलत होगा उसको हमें ढूंढना है। ऑप्शंस देखते हैं। पोलज, ऐसी ज़मीन जिस पर लगातार खेती होती है, जिसको खाली नहीं छोड़ा जाता। परोती, ऐसी ज़मीन जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपनी खोई ताकत को वापस प्राप्त कर सके। चचर, 3 या 4 वर्ष तक खाली रखे जाने वाली ज़मीन। बंजर, ऐसी ज़मीन जिस पर 4 वर्षों से खेती नहीं की गई हो। हमें गलत ढूंढना है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बंजर, ऐसी ज़मीन जिस पर 4 वर्षों से खेती नहीं की गई हो। 4 नहीं 5 वर्षों से, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर द्वारा अच्छी, मध्यम और ख़राब ज़मीन में कौन सी ज़मीनों को वर्गीकृत किया गया? तो 4 टाइप की ज़मीनें थी, जैसे हमने देखा है। कौन कौन सी? पोलज, परोती, चचर और बंजर। इनमें से
जो राजस्व संग्रहण के लिए अकबर द्वारा अच्छी, मध्यम और खराब ज़मीन में कौन सी ज़मीनों को ही वर्गीकृत किया गया, तो देखते हैं पोलज व प्रवृत्ति को, चचर को, बंजर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 1 पोलज व प्रवृत्ति को ही अच्छी, मध्यम व खराब में वर्गीकृत किया गया। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, इसके पास सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी तथा समय समय पर उनके राजस्व आवंटन के क्षेत्रों को बदला जाता था, जो कि मनसबदार थे। इनके मतलब मनसबदारों के पास, मनसबदारों के पास, आप इसको इधर रख सकते हैं कि इसके पास कुछ मनसबदारों को नकद भुगतान किया जाता था। सभी सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है। इसको आप नोट डाउन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल शासन व्यवस्था में क्या थी। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करके इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल में अमील गुजार का संबंध किससे है? ऑप्शंस देखते हैं। एक सैनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी, एक धार्मिक अधिकारी, एक कर भू राजस्व संग्रहण अधिकारी। तो इसका सही उत्तर है वह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, एक कर भू राजस्व संग्रहण अधिकारी अमील गुजार। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल काल में फसल बंटवारे भू राजस्व के लिए की व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था शामिल नहीं थी? कि जब फसल बंटवारा होता था, कर का निर्धारण होता था, उस टाइम अनेक व्यवस्थाएं थी, उनमें कौन सी शामिल नहीं थी? कणकूत बटाई या बाउली, खेत बटाई या लांग बटाई, या फिर जकात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जकात। यह एक प्रकार का कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। अब देखते हैं कणकूत क्या है। कण मतलब अनाज, कूत मतलब उसका अंदाज़ा लगाना। तो इसमें अंदाजे के माध्यम से फसल के 3 पुलिंदे कर दिए जाते थे। 3 पुलिंदे मतलब 3 भागों में फसलों की ढेरी लगा दी जाती थी, और उनमें से एक तो सरकार का हो गया यानी कर हो गया, और 2 किसान के हो जाते थे। तो इस प्रकार ये बांट लेते थे, कर संग्रहण करते थे इसके माध्यम से। बटाई या बाउली, इसमें क्या होता था कि फसल निकाल कर किसान इकट्ठा कर लेते थे, फिर कर संग्रहण अधिकारी को बुलाते थे, और वो फिर क्या करता था कि उसको 3 भागों में बांट देता था कि ये 3 डेयरी में, और 2 डेयरी किसान रख लेता था, और 1 डेयरी है वो कर्ज के रूप में कर संग्रहण अधिकारी ले जाता था। और खेत बटाई और लांग बटाई, इसमें क्या होता था कि जब खेत बो दिए जाते थे तो उसमें 1/3 खेत है वो कर के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, बाकी जो 2 बचे हुए हिस्से किसान के पास रहते थे, यानी खेत की बटाई कर लेते, खेत बांट लेते थे। और लांग बटाई में क्या होता था कि फसल काटने के बाद ढेर को बांटते थे, इसमें लांग बटाई में। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया 38 नंबर क्वेश्चन, 16वीं व 17वीं शताब्दी के एशिया के प्रमुख साम्राज्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुगल साम्राज्य भारत में था, मिंग चीन में था, सफावी साम्राज्य ईरान में था, ओटोमन साम्राज्य इटली में था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओटोमन साम्राज्य इटली में नहीं, ये तुर्की में था। कहाँ पर? तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 38, औरंगजेब ने अपने अमीनों को, ये अधिकारी होते थे, प्रत्येक गांव व किसान की मौजूदा हालात की जांच करने के बाद ही सरकार के वित्तीय हित व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करने का आदेश दिया। यानी कितना हमें कर ईयरली वहाँ से कलेक्ट करना है, वो होती है जमा। तो ऑप्शंस देखते हैं, 1658 ईस्वी, 1665 ईस्वी, 1707 ईस्वी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1665 ईस्वी। 1658 में इसका राज्यारोहण होता है, यानी राजा बनता है। 1707 में इसकी मृत्यु होती है औरंगजेब की। क्वेश्चन नंबर 40, 17वीं शताब्दी में किस मुसाफिर ने उल्लेख किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती है? ऑप्शन देखते हैं, निकोलो द कॉन्ती, जोवानी कारेरी, कर्नल कोलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही उत्तर है वह
जोवानी कारेरी, ये इटली का एक यात्री था और इसने 1690 में भारत का दौरा किया और ये बात कही कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती है। और कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1800 में विजयनगर या हम्पी की खोज करता है। हम्पी की खोज आपको याद होना चाहिए, इससे पहले वाला चैप्टर था। जेम्स प्रिंसेप 1838 में ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल करता है। पढ़ने में सफलता हासिल करता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। तो देखते हैं ऑप्शंस। मलिक मोहम्मद जायसी, अल बिरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर है वो है अबुल फजल। इब्न बतूता रेहला ग्रंथ लिखता है, आपको पहले बताया। किताबुल हिंद लिखता है अल बिरूनी। क्या है? किताब उल हिंद। और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। पद्मावत। अगला क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइन ए अकबरी के बारे में सही नहीं है? जो गलत है वो हमें ढूंढना है। कोई ऑप्शन नंबर 1, इसका लेखन अबुल फजल ने अकबर के कहने पर किया। बिल्कुल ठीक बात है, अकबर के कहने पर किया। यह शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। इसका लेखन 5 संशोधनों के बाद अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1698 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह अकबरनामा की चौथी जिल्द है। तो इसका जो हमें गलत ढूंढना था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। यह अकबरनामा की चौथी नहीं तीसरी जिल्द है। कौन सी? तीसरी। अकबरनामा में 3 ही जिल्द है। तो बाकी सारे इसके ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अबुल फजल ने अकबरनामा को कितने जिल्दों में बांटा? जिल्द का मतलब होता है भाग या पार्ट्स। तो कितने में बांटा है? 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। अबुल फजल का ग्रंथ आइन ए अकबरी कितने भागों में बांटा गया है या बांटा है? तो अबुल फजल का ग्रंथ आइन ए अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला क्वेश्चन। अबुल फजल के ग्रंथ आइन ए अकबरी के प्रथम 3 भागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आइन ए अकबरी के 5 भाग हैं, तो हम प्रथम 3 भागों की बात कर रहे हैं। तो मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी सभी सम्मिलित है। तो इसमें ये तीनों सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन। अबुल फजल के ग्रंथ आइन ए अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी में से कौन सा संबंधित है? तो हमें देखना है कि जो मुल्क आबादी है उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1, शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से संबंध है इसका। किसका? तीसरे भाग का, मुल्क आबादी का। सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था से संबंध है। साम्राज्य व प्रांतों की वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था, भौगोलिक विस्तार, स्थलाकृति, कृषि समाज का विस्तृत विवरण से संबंध है। भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखता है, से संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, साम्राज्य व प्रांतों की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था, भौगोलिक विस्तार, स्थलाकृति तथा कृषि समाज का विस्तृत विवरण से संबंधित है। और जो शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से संबंधित है वो पहली आइन ए अकबरी का पार्ट है जिसका नाम है मंजिल आबादी। तो मंजिल आबादी का संबंध इससे है, मंजिल आबादी। और सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था का जो संबंध है वो है सिपह आबादी से। ये दूसरी 2 नंबर की आबादी है।
और ये जो है भारत के लोगों के मज़हबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज से ताल्लुक़ रखना, ये है चौथी और पांचवी आबादी। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी के अनुसार अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा था? ऑप्शंस देखते हैं, 8, 10, 12, 14। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 12। तो अकबर का जो साम्राज्य है वो 12 प्रांतों में बंटा था। क्वेश्चन नंबर 48। अकबर के साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम बड़े से छोटे की ओर क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, सूबा, सरकार, परगना, महल, सरकार, परगना, महल, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, महल, या फिर परगना, सूबा, महल और सरकार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सूबा, सरकार, परगना, महल। तो इसमें आप जो ये लिखा है सूबा, इसको आप समझ सकते हैं कि ये स्टेट है, क्या है, प्रांत। और इसके नीचे जो है सरकार, इसको आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला। और परगना जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये तहसील है, क्या है, तहसील। और जो महल है उसको आप ग्राम पंचायत कह सकते हैं, ग्राम पंचायत इसको आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49। अकबर ने दस्तावेज दफ्तर की स्थापना कब की? तो दस्तावेज दफ्तर यानी रिकॉर्ड ऑफिस, RECORD, रिकॉर्ड ऑफिस की स्थापना कब की? इलाही संवत के 19वें वर्ष में, इलाही संवत के 18वें वर्ष में, इलाही संवत के 17वें वर्ष में, इलाही संवत के 15वें वर्ष में। तो इसका जो सही उत्तर है वो इलाही संवत के 19वें वर्ष में, यानी 1574 में इसकी स्थापना की थी। क्योंकि जो इलाही संवत की स्थापना होती है वो होती है अकबर के शासन की शुरुआत से ही 1556 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50। अबुल फजल ने गुलाब बाग की संज्ञा किसको दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है इसकी, कि गुलाब बाग की जो संज्ञा है वो किसको दी है। पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो अबुल फजल ने गुलाब बाग की संज्ञा किसको दी है? अकबर को, आईने अकबरी को, अकबरनामा को, या फिर पद्मावत को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अकबरनामा को। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से किसका अर्थ सही नहीं है? देखते हैं। आराजी और ज़मीन ए पायदुम मापे गए इलाके होते थे। सयूरगल जो है दान में दिया गया राजस्व, अनुदान या ज़मीन। प्यादा घुड़सवार सैनिक, फील हाथी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्यादा घुड़सवार सैनिक नहीं, पैदल सैनिक होता है। कौन होता है? पैदल सैनिक। क्वेश्चन नंबर 52। आईने अकबरी के प्रथम खंड का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शंस देखते हैं। हेनरी ब्लॉकमैन, हेलेट, दारासिको, HS जेरेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्लॉकमैन ने। तो आईने अकबरी के प्रथम खंड का जो अंग्रेजी अनुवाद करता है वो तो हेनरी ब्लॉकमैन, और इसके द्वितीय और तृतीय खंड का जो अंग्रेजी अनुवाद किया है वो किया है किसने? HS जेरेट ने। खंड का अंग्रेजी अनुवाद इसने किया है, HS जेरेट ने। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से अकबर का शासन काल कौन सा है? 1526 से 30 ईस्वी, 1530 से 40 ईस्वी, 1555 से 56 ईस्वी, या फिर 1556 से 1605 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1556 से 1605 ईस्वी, 1526 से 30 बाबर, 1530 से 40 हुमायूं, और 1555-56 में फिर हुमायूं, और ये हो गया अकबर। अब आप बोलेंगे कि 40 से 56 तक कौन था? तो 1540 से 56 तक शेरशाह सूरी और उसके पुत्रों का, यानी सूर वंश का शासन था। सूर वंश, इसका प्रमुख जो शासक था शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराकर भारत से भगा दिया था, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से औरंगजेब का शासनकाल कौन सा है? औरंगजेब का शासनकाल देखते हैं। 1555
1656 से 1605 ईस्वी, 1605 से 27 ईस्वी, 1628 से 58 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1658 से 1707 ईस्वी। ये हो गया आपका अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, 1605 से 27 जहांगीर का, और 1628 से 58 ईस्वी ये हो गया शाह जहां का। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, पानीपत की तृतीय लड़ाई किन के मध्य हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत की तृतीय लड़ाई। अकबर और हेमू के मध्य 1556 में जो लड़ाई होती है उसका नाम है पानीपत की द्वितीय लड़ाई या युद्ध। और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में जो होती है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपको तीनों युद्ध पता होने चाहिए। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य एक युद्ध होता है 1739 में, जिसमें दिल्ली को नादिर शाह बुरी तरह से तबाह कर देता है। क्वेश्चन नंबर 56, बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने कब सौंप दिए? 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1765 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है वो है 1765 ईस्वी। तो ये थे हमारे MCQ के माध्यम से पूरा चैप्टर का अध्ययन, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार पूरा कोर्स है वो बिना किसी रुकावट के मिल सके। थैंक्स है लॉट।